हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेखराज, ऋचा, मनोज, सौरभ, रोहित, इंदु, अशोक, नरेंद्र, माधव, मृत, राजेश, सभी बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रामचंद्र जी नमस्कार। दीपांकर, विक्की, क्या हाल चाल है भाई सभी के? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ एनर्जी आ रही है जीवन में कि नहीं? अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल तक का सबको क्लियर है? सब बच्चे पढ़कर आए? मैं ये मानकर ही क्लास में पढ़ाने वाला हूं, है ना? अच्छा, दूसरा, अगर कोई बच्चा इलाहाबाद का है या इलाहाबाद के आसपास कहीं रहता है ना, तो भाई वो रेलवे बोर्ड में जाके एक बार वो वहां पे जो अधिकारी हैं उनसे क्लियर कर लो, भैया कौन कौन बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भर सकता है। आज मैंने कई जगह फोन किया, कल फोन किया 2-3 बार, आज फोन किया, उन्होंने फिर किसी और का नंबर दिया, फिर उससे बात की, उसने किसी और का नंबर दिया, है ना? तो वो फिर फाइनली ये निकल के आया कि सर जो नोटिफिकेशन में उसी को समझो। मैंने कहा नोटिफिकेशन ही तो क्लियर नहीं हो रहा ना, 100 वीडियो घूम रही है यूट्यूब पर अलग अलग जगह पे, लोग रेल मिनिस्टर को टैग कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप 2-3 बच्चे आकर सीधे बोर्ड में आओ, अधिकारी से बात करो, वो फिर क्लियरिटी देंगे, है ना? तो अगर कोई बच्चा इलाहाबाद के आसपास का तो अपने बोर्ड में जा सकता है, या मान लो कोई चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ वाले बोर्ड में जा सकता है, गोरखपुर का तो गोरखपुर वाले बोर्ड में, जो भी आपके नजदीक बोर्ड हो। थोड़ी सी मेहनत करके आप इन्फॉर्मेशन अगर निकाल सको तो भाई निकाल लेना। ठीक, चलो अब आज की हम क्लास करते हैं शुरू। तो कल की क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में 5 बातें बढ़िया से पढ़ी थी। एक क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण जो हमारे घर में लगा है, इसका फोकस अनंत पे होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत होती है, इसकी पावर 0 होती है, और इसकी आवर्धन, इसकी मैग्निफिकेशन होती है +1। सब बच्चों को ये एकदम से ओम भूर्भुवः स्वः वाले जो मंत्र है ना, उसकी तरह बिल्कुल रटे होने चाहिए। 5 पॉइंट ये, ठीक है? सर हम कभी कमेंट नहीं करते हैं, केवल एक बात सर बता दीजिए, बेसिक इंजीनियरिंग का क्लास में हो जाएगा क्या? देखो, आपको भाई जो ये 35 नंबर वाला टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बोल रहे हैं ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो फिजिक्स ही है केवल, उसमें तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है ही नहीं। ग्रेड जो 1 है उसमें 35 नंबर में से 30 नंबर का तो केवल फिजिक्स ही है। 30 नहीं तो 28 का नंबर मान लो, 5-7 नंबर का उसमें कुछ 3-4 टॉपिक है इंजीनियरिंग के, वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक सोल्यूशन पे काम कर रहा हूं आज, तो मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, है ना? जो 2-3 टॉपिक है ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह के, तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो उसकी अभी टेंशन मत लो, 2-3 दिन का समय दो मुझे, है ना? चलो, तो ये मैंने कहा बेटा आपसे कि जैसे हमने याद किया बचपन में ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे ही आपको 5 बातें याद होनी चाहिए जो हमने कल पढ़ी थी। अब इसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और इसमें यहां पर जाकर मैं खड़ा हो गया हूं, ये मैं हूं। और ऐसा केवल आपको मानना है कि तुम सोचो गुरुजी ऐसे हैं, ये बढ़िया सी आंखें एकदम गुरुजी की, ये बेहतरीन से बाल, काले हैं अभी भी, खैर 45 साल की उम्र में भी। और मान लो कि मैं इससे x दूरी आगे खड़ा हूं, ठीक? तो अगर ये हमारे पास में, ठीक है सुनो, हाँ सारे चैप्टर कवर कराएंगे, सारे ही करेंगे, छोड़ेंगे क्यों रंजन? अच्छा बेटा, जैसे प्लेन मिरर है, अगर मैं इसके सामने x दूरी आगे खड़ा हो जाऊं, तो प्लेन मिरर की खास बात है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो भी x दूरी पीछे ही बनेगी, है ना? तो जितना आप आगे खड़े होंगे इमेज उतना ही पीछे बनेगी, उतना ही पीछे। ठीक है? तो अगर आप x दूरी आगे खड़े हैं, इमेज x दूरी पीछे बनेगी। अगर आपकी हाइट है h, तो इमेज की हाइट भी होगी h। तो प्लेन मिरर की बेटा खास बात क्या है कि प्लेन मिरर सेम हाइट की इमेज बनाता है। अगर आप 6 फीट के हैं और प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े हो गए, तो आपकी जो इमेज है उसकी हाइट भी 6 फीट की होगी, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, अब लिखेंगे समतल दर्पण में, इन प्लेन मिरर, समतल दर्पण समझ रहे हो ना, घर वाला, जैसे हम डेली अपने आप शकल देख के बाल वाल ठीक करते हैं। समतल दर्पण में बेटा खास बात क्या होती है, जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वही होती है इमेज की, प्रतिबिंब और वस्तु समान ऊंचाई के होते हैं। एच आई का मतलब है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज,
प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो आपने घर में देखा भी होगा, अगर आप 5 फीट के हैं, प्लेन मिरर में अपने आप को देखो, आप 5 फीट के लगोगे, आप अपने गोद में कोई छोटा बच्चा लेके जाना, तो गोद में छोटा बच्चा है तो आप इमेज उसकी देखोगे मिरर में, तो छोटा बच्चा छोटा ही दिखेगा। तो समतल दर्पण क्या करता है, जो वस्तु की जितनी ऊंचाई होगी 5 फीट, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 फीट होगी। ये ना तो इमेज बड़े साइज की बनाता, ना ही छोटी साइज की, ये सेम साइज की इमेज बनाता है। सर आप 45 शेयर के लगते नहीं हो, वो तो मैंने कम बताई ना करके, है ना, ज्यादा लग रहा हूँ, थोड़ा कम बताने में ठीक रहता ना। चलो अच्छा, तो जो हाइट है व्यक्ति की, वही इमेज के जितना आगे खड़े होंगे उतने पीछे बनेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपसे कोई कहे कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, इस इमेज का नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी है। यानी जब मैं अपने घर में मिरर के सामने खड़ा होकर सुबह को बाल ऐसे करता हूं, तो मेरी जो इमेज बन रही है, वो इमेज की प्रकृति कैसी है, वो इमेज उल्टी है, सीधी है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है। तो आप सभी को पता है कि प्लेन मिरर में इमेज बनती है सेम साइज की, तो पता ही है, अभी हमने लिख भी दिया सामने। दूसरा, इमेज बनती है सीधी, सर की जगह सर दिखेगा, पैर की जगह पैर दिखेंगे, तो इमेज सीधी तो दिखेगी कि। और लेकिन एक चीज बेटा ध्यान देना कि घर में जो प्लेन मिरर है ना, इसमें होता क्या है, हमारे शरीर का लेफ्ट हिस्सा दिखता है राइट, और राइट दिखता है लेफ्ट। अगर आप अभी अपने मोबाइल को लेकर अपने घर वाले मिरर के सामने जाना, ठीक है, और मिरर के सामने जाके खड़े हो जाना, हमारे यहाँ पे जो मिरर है, मैं अभी खड़ा हो जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे से राइट हैंड उठाया ऐसे दाहिना हाथ, तो जैसे मैं अपना राइट हैंड उठाऊंगा, तो जो मेरी इमेज होगी उसका लेफ्ट हैंड उठेगा। यानी मेरे शरीर का जो राइट हिस्सा है, जो दायां हिस्सा है, वो मिरर में जो इमेज बनेगी उसका बायां हिस्सा होता है, और जो मेरा बायां है वो उसका दायां होता है। तो लेफ्ट का हिस्सा राइट दिखना लेफ्ट, इसे हम बोलते हैं कि इमेज बनेगी लिटरली इन्वर्टेड, इसे हम बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टी इमेज, कि दाएं का बायां दिखना, बाएं का दाएं दिखना। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, वो इमेज बनती है एक तो सीधी, और साथ में कैसी होगी, लिटरली इन्वर्टेड, पार्श्व रूप से उल्टी, दाएं का बायां दिखना, बाएं का दायां दिखना। अब यहां पे लिखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेचर ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, नेचर ऑफ इमेज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बेटा समतल दर्पण जो इमेज बनाता है, एक तो बनाता है सीधी, इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब। अच्छा, कोई इमेज अगर सीधी हो, अब एक शब्द अपने मन से अपने आप से जोड़ देना, अगर कोई प्रतिबिंब सीधा है तो 100% वो कैसा होगा, आभासी। तो सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल आभासी होती है। अब इस आभासी का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर ये आभासी वर्चुअल ये समझ में नहीं आता। देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, कॉफी भी ठंडी हो जा रही है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है ना, वो एक काम करो, अभी जो यहां से हमने ऑप्टिक्स पढ़ाना शुरू किया है ना, पीछे का भी छोड़ दो, हीट वाला और बाकी ऑप्टिक्स से पहले 2-3 क्लास कंप्लीट करके फिर लाइव क्लास में आना शुरू कर दो। देखो आभासी समझना, इसे बेटा मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरे सामने एक मिरर है, दर्पण। मैंने अपने एक भाई को कहा कि भाई यहां पे मिरर लेके खड़ा हो जा, और मैं अपने कोट वोट के बटन ऐसे सही कर रहा हूं। अगर मैं इस मिरर से मान लो कि 2 मीटर आगे खड़ा हूं, तो आपको पता है कि अगर मैं मिरर से 2 मीटर आगे खड़ा हूं, तो मिरर में मुझे अपनी इमेज 2 मीटर अंदर को ही दिखेगी, 2 मीटर अंदर को महसूस होगी। लेकिन आप एक बात समझना, ये मिरर है, दर्पण है, मैं यहां पे 2 मीटर आगे खड़ा हूं, तो मुझे अपनी इमेज मिरर में 2 मीटर अंदर को ही महसूस होगी। लेकिन अगर मैं अपने तीसरे भाई को अगर इस मिरर के 2 मीटर पीछे स्क्रीन पर्दा लेके खड़ा कर दूं, तो क्या उस स्क्रीन पर, उस पर्दे पर मेरी इमेज दिख रही होगी क्या, नहीं दिख रही होगी। भाई इवन हम तो क्या करते हैं, दीवार पे मिरर लगा देते हैं, ये दीवार पे मिरर चिपका हुआ है, मैं इसके आगे 5 मीटर आगे खड़ा हूं, तो मुझे अपनी इमेज मिरर के अंदर को ही, 5 मीटर अंदर को ही एहसास हो रही है, महसूस हो रही है। यानी जो इमेज आपको प्लेन मिरर में दिखती है, उसे केवल आप आभास कर सकते हैं, उस इमेज को आप स्क्रीन पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो जिस इमेज को आप स्क्रीन पर्दे पर ना उतार सको, जिसे केवल आप मिरर के सामने खड़े हैं,
20 मीटर आगे खड़े हैं तो 20 मीटर अंदर को ही मिरर में आपको महसूस हो गई, लेकिन आप 20 मीटर पीछे अगर कोई स्क्रीन पर्दा लगा दें तो वहां पे इमेज उतरेगी नहीं, वो आभासी इमेज है। इवन आप खुद सोचो, मिरर तो मात्र इतना ही मोटा होता है, उसके आगे आप 100 मीटर आगे खड़े हैं, इमेज आपको 100 मीटर उसके अंदर को ही महसूस हो रही है। तो प्लेन मिरर जो है, समतल दर्पण जो है, इसमें जो आपको इमेज दिखती है उस इमेज को केवल आभास किया जा सकता है, उसे स्क्रीन पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो ऐसी जो इमेज होती है ये होती है वर्चुअल आभासी, यानी आप चाहो तो लिख सकते हो कि इस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब का मतलब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं उतरेगी। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर होगा। इमेज जो बनेगी वो आभासी होगी, उसे केवल दर्पण में ही आभास कर सकते हैं, पर्दे पर वो नहीं उतरेगी। ठीक है, तो एंड और इमेज कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व रूप से उल्टे प्रतिबिंब, पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्व रूप से उल्टा। ठीक, तो इमेज कैसे होगी बेटा हमारे पास, सीधी, आभासी और लेटरली इन्वर्टेड। मैंने बताया था कि दाएं का बायां दिखना, बाएं का दाएं दिखना, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रतीक हिट से रिलेटेड नहीं है ना। अच्छा, आभास यानी कि जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, जिसे हम केवल ऐसे महसूस कर पा रहे हैं, वो इमेज हमारी होगी वर्चुअल। जरा थोड़ा सा अगर और टेक्निकली समझना चाहो वर्चुअल का मतलब, मैं थोड़ा टेक्निकली और बता देता हूं आपको। इससे बेटा हमारे पास में प्लेन मिरर है, ठीक, और इसके सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज आपको देखनी है। तो इमेज देखने के लिए हमारे पास कम से कम, प्रतिबिंब देखने के लिए हमारे पास दो किरणें कम से कम होनी चाहिए। 2 से ज्यादा ले लो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मान लो बेटा ये वस्तु है, इस दर्पण के सामने रखी है, तो इसके ऊपर जो लाइट टकराई, सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश जो इस व्यक्ति के ऊपर टकराया, इस बिंदु पर टकराया, तो लाइट यहां पे बेटा इससे एक रे चली, ऐसा समझो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मान लो कि बेटा ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती से लाइट निकल रही है, तो इससे प्रकाश की किरण चली, वो जो मिरर पे बिल्कुल सीधे टकराएगी। तो आपको मैंने बताया था कि अगर प्रकाश की किरण दर्पण पे, प्लेन मिरर पे बिल्कुल लंबवत टकराए, परपेंडिकुलर टकराए, तो उसी पाथ पे लौट आएगी। ये तो वापस आ गई। अब मान लो कि इस कैंडल से, मोमबत्ती से एक प्रकाश की किरण निकली, यहां पे जाके टकराई, इस मोमबत्ती से हजारों करोड़ों अरबों खरबों रेज निकलेंगी, हमें केवल 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए होती है इमेज, प्रतिबिंब समझने के लिए। तो हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, हम 2 ही इमेज, 2 ही रे ले रहे हैं। एक रे बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराई, उसी पाथ पे लौट आएगी, और एक ही थोड़ा टकराई किसी एंगल पे, तो जिस पॉइंट पे जाके टकराई है, तो वहां पे मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल खींच लेता हूं, अभिलंब। ठीक, और आप सभी को पता है कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल पर जाएगी। अगर आने वाली रे इधर है तो जाने वाली उस तरफ होगी। ये हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ये ऐसे जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, एक ये वाली जो इस मोमबत्ती से एक रे निकली, यहां पे गई और इसी पाथ पे वापस लौट आई, ये वाली, ये जो किसी एंगल पे गई थी, टकरा कैसे जा रही है। अब ये दोनों रे यहां पे तो कभी मिलेंगे नहीं भाई, इधर को जा रही है, ये इधर जा रही है, कभी मिलेंगे नहीं, फैल रही है। डाइवर्ज रे कभी मिलती है क्या? अगर रे डाइवर्ज हो रही हो, ऐसे निकल रही हो, तो वो तो कभी मिलेंगी नहीं आपस में। लेकिन अगर मैंने पीछे की तरफ को बढ़ाऊं, पीछे की तरफ को, इस वाली रे को पीछे बढ़ाया, इस वाली को भी, तो बेटा जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मुझे मिलते हुए महसूस हो रही है ना, जहां पे दोनों रे मिलती हुई लग रही हैं, अपीयर हो रही हैं, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां पर मिलेगी। तो यहां पर अगर एक चीज देखें कि प्लेन मिरर में इस ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज बनी वो इस पॉइंट पर मिली, क्या यहां पर रे सच में मिल रही है क्या? नहीं, आप यहां पर रे मिल नहीं रही है, यहां पर रे केवल मिलती हुई लग रही है। तो अगर किसी पॉइंट पर जो प्रतिबिंब बने, जहां पर इमेज बन रही है, अगर वहां पर रेज सच में मीट ना करें, अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई केवल लगे, जैसे मैंने कहा कि यहां से, इससे कैंडल से एक लाइट चली, टक्कर मार के इसी पाथ पर वापस आ गई, यहां से एक रे चली और टक्कर मारने के बाद यहां पर 20 डिग्री के एंगल पे गई थी, तो 20 पे वापस जाएगी। तो ये वाली रे और ये वाली रे तो कभी आपस में मिल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि दोनों फैल रही हैं। ये ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे जा रही है, कभी मिलेंगी नहीं। अगर मैंने पीछे की तरफ को बढ़ाऊं और पीछे बढ़ाने पर कहीं पर मिलते हुए लग जाएं, भाई यहां पर तो इधर तो मिल ही नहीं पा रही है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या पीछे मिल सकती है, तो पीछे एक पॉइंट पर मिलते हुए लग रही है, तो इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो जिस पॉइंट पर रे सच में मीट ना करें, केवल मिलते हुए लगे, ऐसे पॉइंट पर जो इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल आभासी इमेज होती है।
वो हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। अब देखो, जैसे मैं अगर कनकेव मिरर लूं आपके सामने, अवतल दर्पण लूं, जैसे हमने हल्का सा क्लास में जिक्र भी किया था, और इस अवतल दर्पण के ऊपर मैं प्रकाश की रे डाल दूं समानांतर पैरेलल किरणें, तो बेटा किरणें टकराने के बाद सच में एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। यहां पर ये सच में जाके मिलती है कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर सच में जाके मिल रही है, तो यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। तो इसे आप ट्राई भी कर सकते हैं। आप एक कनकेव मिरर लेना, उसे करना सूरज की तरफ, तो सन की जो लाइट है, सूर्य बहुत दूर है, तो सूर्य से जो प्रकाशीय किरणें आती है ना, समानांतर किरणें आती हैं। अब सूर्य से प्रकाशीय किरणें आएंगी, आपके कनकेव मिरर पर टकराएंगी, टकराने के बाद वो एक जगह मिलेंगी। अगर आपने वहां पे कागज रख दिया तो उस कागज पर सारी की सारी किरणें आके मिल जाएंगी, और आपको सूरज की जो इमेज, एक छोटा सा पॉइंट आपको उस कागज पर दिखेगा। ये रियल इमेज जैसे आपने स्क्रीन पर पर्दे पर उतार लिया है, तो रियल इमेज वो होती है आप स्क्रीन पर पर्दे पर उतार सको, लेकिन वर्चुअल इमेज वो होती है जिन्हें आप स्क्रीन पर्दे पर नहीं उतार सकती हैं। सर मैंने सिलेक्शन ले लिया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ललित आ सकते हैं यहाँ पे कैरियरविल के ऑफिस में आप, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर आभासी, हाँ आभासी इमेज है राहुल, वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, या तो वो कह दो, या जो इमेज रे जहां पर मिलते हुए लगे तब इमेज बने, जहां पर ये सच में ना मिलती हो, केवल रेज मिलती हुई लगे, तो जहां पर रेज अपीयर्स टू मीट, जहां पर केवल मिलते हुए लगे, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो दोबारा समझना, अगर मान लो कोई प्रतिबिंब, कोई इमेज ऐसी है जिसे हम स्क्रीन पर्दे पर नहीं उतार सकते, पर्दे पर नहीं उतार सकते इमेज को, तो वो इमेज हमारी वर्चुअल आभासी, ये टेक्निकली ये कह सकते हो आप कि जिस पॉइंट पर इमेज बन रही है और वहां पर ये सच में मिल नहीं रही, केवल मिलते हुए लग रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, केवल महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मिल रही है, तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। अब यहाँ पर रेज सच में मिलेंगी ही नहीं, जब यहाँ पर रेज कभी मिलेंगी नहीं सच में, केवल मिलते हुए लग रही है, तो यहाँ पर पर्दा लगा दोगे तो उस पर्दे पर तो कभी ये रे तो सच में मिल ही नहीं रही है कि पर्दे पर इमेज उतर जाएगी, है ना। तो आप सीधे याद रखेंगे कि समतल दर्पण जो इमेज बनाता है वो सीधी है, और सीधी इमेज हमेशा आभासी वर्चुअल होती है। आभासी का मतलब है कि इमेज पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, या ये इमेज जहां पर बन रही है वहां पर प्रकाशीय किरणें सच में मीट नहीं करेंगी, केवल मिलते हुए लगेंगी। और ये प्रतिबिंब बनाता है पार्श्व रूप से उल्टा, इसका मतलब है कि दाएं हिस्सा बाएं दिखेगा, बाएं दिखेगा दायां। यानी अगर मेरे चेहरे पर यहाँ पर राइट हिस्से पर, ये लेफ्ट हिस्से पर एक तिल हो, लेफ्ट वाले पर, तो इमेज में वो तिल मुझे दिखाई देगा राइट हिस्से पर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दो पेपर में क्वेश्चन आया कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो हम बोलेंगे समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है सीधा, आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा। ये पूरा आपको ढूंढना है, कहां पे लिखा हुआ है, सीधा, आभासी, पार्श्व रूप से उल्टा। आभासी प्रतिबिंब का मैंने बताया दो मतलब है। आभासी प्रतिबिंब में पेपर में यह भी लिखा मिल सकता है कि वो प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, या यह भी लिखा मिल सकता है कि वो प्रतिबिंब जहां पर प्रकाशीय किरणें केवल मिलती हुई लगती हैं, सच में नहीं मिलती, कुछ भी लिखा मिल सकता है। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। डज इट मेक एनी सेंस फॉर यू गाइज और नॉट, कि हमने जो वर्चुअल का मतलब समझा, आभासी का मतलब समझा, कि इसके दो मतलब मैंने बताए, एक मैंने लिखवा भी दिया यहाँ पे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को, और दूसरा क्या बोला मैंने आपसे कि आभासी प्रतिबिंब जहां पर जिस बिंदु पर बनेगा वहां पर केवल प्रकाश की किरणें मिलती हुई लगेंगी, मिलेंगी नहीं, ठीक। अच्छा, अब एक मैंने क्या बताया बेटा आपको कि जो हमारे पास में जो वस्तु की हाइट है वही किसकी हाइट होती है, इमेज की। ये प्लेन मिरर की खास बात है। ये समझ में आया भाई, एक बार मुझे बताओ, समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया तो एन लिखेंगे। शर्त ये है वही बच्चा क्लास में कमेंट करे जो शुरू से क्लास ले रहा है और जिसने पीछे की क्लास में पढ़ रखी है ऑप्टिक्स की। ये नहीं कि चलती हुई क्लास में आगे, कल आपने शाम को बैच खरीदा और चलती हुई क्लास में बोलो सर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आ गया मेरे सोनो प्रिंस राहुल, ओके बहुत बढ़िया, चलो आ गया। तो फिर यहां जाओ, अब लिखेंगे हम मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर। दर्पण की आवर्धन क्षमता या दर्पण का आवर्धन, दर्पण की आवर्धन क्षमता, इसे लिखते हैं हम एम से। तो बेटा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट पेपर में आता है। मैग्निफिकेशन होती है HI/HO, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मैंने पीछे लिख रखा हिंदी में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, यहां पे अगर मैं केवल समतल दर्पण की बात करूं,
फॉर प्लेन मिरर, समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए। आप सभी को पता है कि मैंने अभी पीछे बताया आपको कि समतल दर्पण की खास बात क्या है। उसमें तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है, यहां पे हमने लिख भी रखा है। तो समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई तो बराबर होती है, यानी जितनी प्रतिबिंब की ऊंचाई वही वस्तु की ऊंचाई, दोनों कट जाएंगे, यानी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मैंने कल की क्लास में जो आपको बताया था कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होती है, तो बेटा इसकी आवर्धन क्षमता 1 का मतलब यह है कि जितनी बड़ी वस्तु है ठीक उतनी बड़ी इमेज बना रहा है, इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन 1 आ रही है। आपसे मैंने क्या बोला कि जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी इमेज बन रही है। तो अगर दोनों की सेम होगी, 5 फीट के वस्तु 5 फीट की इमेज, दोनों कट जाएंगे, तो मैग्निफिकेशन 1 आ गई। तो मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब यह है कि सेम साइज की इमेज बनना। अब खुद सोचो, अगर वस्तु है 5 फीट की और ये इमेज बना रहा होता 10 फीट की, तो 10 को 5 से कट करते तो मैग्निफिकेशन 2 आती। यानी अगर कल को मैं कोई आपको ऐसा दर्पण पढ़ा दूं कि जिसकी मैग्निफिकेशन 2 हो, तो समझ जाना कि वो दर्पण 2 गुना साइज की इमेज बना रहा है। मैं कल को आपको कोई दर्पण पढ़ा दूं, उसकी मैग्निफिकेशन 5 हो, यानी कि वो मैग्नीफाई कर रहा है, आवर्धन कर रहा है, आवर्धित कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है। तो समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन 1 क्यों है? क्योंकि मैग्नीफाई करता ही नहीं है। जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी इमेज, दोनों कट जाएंगे, मैग्निफिकेशन 1 आएगी। तो समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन 1 क्यों लिखवाई, अब आप समझ गए होंगे। मैग्निफिकेशन 1 इसलिए है क्योंकि जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी इमेज, तो उसकी मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है कि इमेज बनाएगा सेम साइज की, समान आकार का प्रतिबिंब। दूसरा, ये बेटा जो मैग्निफिकेशन होती है, इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखते हैं। अगर मैं कभी लिख रहा हूं कि मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये दर्पण जिसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ये इमेज बना रहा है सीधी, और सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? आभासी। यानी इमेज अगर सीधी और आभासी हो तो मैग्निफिकेशन होगी 1। और अगर मैग्निफिकेशन बेटा मैं कभी नेगेटिव लिख दूं, इसका मतलब है कि इमेज बनेगी उल्टी, और उल्टी इमेज होती है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे आप पर्दे पर उतार सकते हैं। तो उल्टा और वास्तविक। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है सीधी आभासी इमेज के लिए, और नेगेटिव होती है उल्टी इमेज के लिए। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो हमेशा सीधी इमेज बनाता है। अगर ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसलिए इसकी मैग्निफिकेशन हमने कल की क्लास में +1 लिखी थी। तो यानी कि आज के बाद जैसे मैं आपसे कहूं कि एक दर्पण का आवर्धन, उसकी मैग्निफिकेशन +1 है, तो प्लस देखते समझ जाना कि जो ये दर्पण है ये सीधी इमेज बना रहा है, और 1 का मतलब है कि सेम साइज की इमेज बना रहा है। अगर मैं लिखता +5, यानी इमेज बनाता सीधी और 5 गुना बड़ी, मैं लिखता यहां पे प्लस और हाफ, यानी इमेज बनाता सीधी लेकिन आधे साइज की। तो लेकिन प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन फिक्स है, +1 है। आगे चलकर हम ऐसे मिरर पढ़ेंगे जिनकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी, 1 से ज्यादा भी होगी, कम भी होगी, वो आगे का काम है। अभी समतल दर्पण में याद रखेंगे इसकी मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है? इमेज सीधी बनना और सेम साइज की बनना। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, जैसे ही पेपर में आ जाता है कि मैग्निफिकेशन है -की, इसका मतलब क्या है? बच्चे पता क्या सोचते हैं? मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब बच्चे सोच लेते हैं कि इमेज छोटी बन रही होगी। भैया मैग्निफिकेशन +- छोटे बड़े के बारे में नहीं बताता। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बताता कि प्रतिबिंब सीधा है, और नेगेटिव बताता कि प्रतिबिंब उल्टा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे केवल सीधा और उल्टा बताते हैं। इमेज बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन 1 है कि 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है। तो और मिरर के मैग्निफिकेशन 1, तो इमेज सेम साइज की। मैग्निफिकेशन जिस मिरर की 1 से कम होगी वो छोटी इमेज बना रहा है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा तो बड़ी इमेज बना रहा है। तो इमेज छोटी बड़ी के लिए देखते हैं, 1 से कंपेयर करते हैं कि मैग्निफिकेशन 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, तो छोटी बड़ी इमेज की बात होगी। +- छोटे बड़े के बारे में नहीं बता रहा यहां पे, वो क्या बता रहा? उल्टी और सीधी इमेज के बारे में। बस हमारी ऐसे में अगर आपसे कह दूं कि भाई एक दर्पण जो है इसकी मैग्निफिकेशन है -3, और एक की मैग्निफिकेशन है -½ एक की मैग्निफिकेशन है -1, ऐसे मान लो मैं बोल रहा हूं, एक की +5। अब तो यहां से हमें जानकारी क्या मिल रही है, फटाफट स्पीड से देखेंगे। जैसे मैंने देखा पहला मिरर मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी कि उल्टी इमेज बना रहा है, उल्टी। मैग्निफिकेशन 3 यानी कि 3 गुना बड़ी इमेज, इमेज उल्टी बनेगी और 3 गुना बड़ी बनेगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव उल्टी इमेज बनेगी 1 से कम यानी आधे साइज की। मैग्निफिकेशन
नेगेटिव यानी कि इमेज उल्टी और छोटी छोटी बनेगी, आधी हो जाएगी, 6 फीट का व्यक्ति 3 फीट का। मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी कि इमेज बनेगी उल्टी, और उल्टी तो बनेगी पर सेम साइज की बनेगी, एक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज सीधी और 5 गुना बड़ी, ये मतलब है इनका। ठीक है, आगे बात समझ में। ये मैग्निफिकेशन की जो हमारे पास वैल्यू होती है, क्या उन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि इससे हमें क्या पता चल रहा है? अच्छा, दूसरा, ये आसान आसान चीजें, थोड़ा सा स्पीड से लेके चलेंगे ना, फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे इनमें। अगले पे आते हैं। एक मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक और बताया कि आप प्लेन मिरर के आगे जितना आगे खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब ठीक उतना ही पीछे बनेगा, ठीक उतना ही पीछे। ठीक, अब आप एक बात देखना ध्यान से, अब क्वेश्चन को सुनना, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। यहां से किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है उसे देखेंगे। उसने कहा पेपर में, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 2.5 मीटर की दूरी पर है, 2.5 मीटर की दूरी पर है। अगर यह व्यक्ति मिरर की तरफ चलना शुरू करे और 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए, 2.5 मीटर दूर था व्यक्ति, दर्पण की तरफ 60 सेंटीमीटर चल के अगर रुक गया, तो इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की दूरी क्या होगी? ये व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? मैग्निफिकेशन का रेंज कितना होगा? मैग्निफिकेशन का रेंज कोई फिक्स नहीं है ना, वो मिरर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैग्निफिकेशन किसी मिरर की 0.1 भी हो सकती है, जैसे कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण की, और मैग्निफिकेशन ज्यादा भी हो सकती है। पर हालांकि ये तो है कि एक लिमिट ये है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, पर ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू हो। कंस्ट्रक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। या आप ये कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनी तो मैग्निफिकेशन 0, और इन्फानाइट साइज की बन गई तो इन्फानाइट, तो 0 से इन्फानाइट कह सकते हैं आप, है ना, थ्योरेटिकली। मैग्निफिकेशन जो है वो 0 से अनंत के बीच में है, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज भी बनती है, बिल्कुल पॉइंट साइज यानी कि मैग्निफिकेशन 0 मान लो उसकी, और इन्फानाइट साइज की इमेज बनती है यानी कि बहुत बड़ी, तो उसकी मैग्निफिकेशन राकेश अनंत हो गई, तो आप थ्योरेटिकली 0 से अनंत कह सकते हो, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है ना। तो प्लेन मिरर की तो फिक्स है +1 ही होगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बाकी ये आप अप्लाई कर सकते हैं कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, तो हर एक की अलग अलग होती है। तो प्लेन मिरर की फिक्स ही है +1, उसकी कोई रेंज ही नहीं होगी, है ना। और ऐसी रेंज उसकी भी नहीं बनेगी कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण की भी, उसकी भी 1 से कम होती है, तो उत्तल की भी कोई रेंज नहीं आएगी, जब हम पढ़ेंगे आगे चल के उसकी भी रेंज नहीं होगी मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन की रेंज केवल आप कनकेव अवतल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स में भी मैग्निफिकेशन 1 से कम ही रहती है, तो रेंज जो आएगी ना वो अवतल में देखेंगे हम, दर्पण में। चलो, अब मेरे पास यहाँ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बाकी यहां देखो। एक क्वेश्चन हमारे पास सामने यह था कि एक प्लेन मिरर है, एक हमारे पास में एक समतल दर्पण है, उसके आगे 2.5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। अगर बेटा आप मिरर की तरफ 60 सेंटीमीटर चलोगे तो मिरर से कितना बचोगे? 2.5 मीटर में से अगर आप 60 सेंटीमीटर चला गया, तो मीटर में से अगर आप सेंटीमीटर डायरेक्ट नहीं घटा पा रहे, तेज दिमाग नहीं चल रहा, तो इसे सेंटीमीटर में ही बदल लो, तो इसका मतलब हो गया 250 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.5 मीटर में हो गया 250। तो अगर आप 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाओगे तो 250 में 60 गया, यानी कि आप 190 सेंटीमीटर बचे। लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या था? क्वेश्चन पूछा यह गया है कि व्यक्ति 2.5 मीटर दूर है, अगर वो दर्पण की तरफ 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाए, अब यहां पे आ गया, तो इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की दूरी क्या होगी? तो बेटा अभी 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाएगा, तो मिरर से 190 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी इमेज भी पीछे कितना बनेगी? 190 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 380 सेंटीमीटर की। तो 380 जिनका आंसर है, या 3.8 मीटर जिन बच्चों का आंसर है, उनका सही है, बाकी सबका गलत है। 190 में देख रहा हूं गौतम का, ध्रुव का लाइन से गलत है। हाँ, उल्टी इमेज बी हमेशा होती है रियल इमेज। ये आपको उल्टी के बारे में ना कनकेव मिरर वगैरह में ज्यादा बड़े समझ में आएगा, क्योंकि प्लेन मिरर तो कभी उल्टी इमेज बना ही नहीं रहा है ना भाई। आप इतना मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति 2.5 मीटर दूर है,
60 सेंटीमीटर चल के रुक जाएगा तो दर्पण से कितना बचा 190 सेंटीमीटर, इमेज बनेगी 190 सेंटीमीटर पीछे, तो दोनों के बीच की दूरी पूछी 380 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस पूछी गई आपसे? चलो एक तुम्हारे हालात देखकर लग रहा है कि ये क्वेश्चन और ऐसा और पूछना चाहिए ना, ये प्लस माइनस का क्वेश्चन है ये। अगला है देखो, एक व्यक्ति बेटा प्लेन मिरर से मान लो 5 मीटर की दूरी पर है और उसने कहा पेपर में हमारे से, तो 5 तो ज्यादा आसान सा हो जाएगा, 4.5 कर लेते हैं। 4.5 मीटर की दूरी पर है और ये व्यक्ति मिरर से 30 सेंटीमीटर और दूर चला गया, और दूर। अब इस व्यक्ति और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसकी जो इमेज बनेगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी? सोनू सही था भाई तुम्हारा। विपिन, आगे सेंटीमीटर मीटर भी लिखना है, यूनिट लिखना जरूरी है फिजिक्स में। सौरभ, माधव, देवायान, प्रिंस, विक्की, रवि, रोहित, राकेश, जिन बच्चों ने सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखा सबका गलत है। बिना यूनिट के फिजिक्स में बताना बिल्कुल गलत चीज। देखो अब यहां देखना बड़े ध्यान से, 4.5 मीटर दूर है, 30 सेंटीमीटर और दूर चले गए, तो बेटा कितना हो गया 4.5 मीटर यानी कि 450 सेंटीमीटर। तो टोटल दूरी कितनी बनी मेरे 480 सेंटीमीटर की बनी। तो इमेज कितना पीछे बनेगी 480 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, है ना। तो इसमें 480 और 480 तो टोटल कितना हो गया 960 सेंटीमीटर, 960। ठीक, तो 960 सेंटीमीटर यानी कि 9.6 मीटर जो है हमारा सही आंसर होगा। ये कौन बच्चा जो 840 बता रहा है? बेटा देखो 480 480, जीरो जीरो तो कुछ नहीं, जीरो है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डंडे, 8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डंडे थे 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 6 यहाँ लिख लो, एक इधर पहुंच गया। 4 डंडे 4 डंडे 8 डंडा और 1 डंडा ये 9, टोटल कितना हो गया 960। 960 आएगा ये। कोई 980 बता रहा है, कोई 840 ही बता रहा है, आधों को तो जोड़ना घटाना नहीं आ रहा क्लास में। और फिर कहते हैं जी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन भैया भीड़ है, कंपटीशन तो बहुत कम है, भीड़ की तादाद ज्यादा है। तो अपना लेवल बढ़ाओ, भीड़ से बाहर निकलो और कॉम्पिटिटर बनो बगल वालों के। घबराहट होनी चाहिए दूसरे बच्चे जो आपके साथ पढ़ रहा है उसे, कि यार इसका तो हो ही जाएगा, एक सीट तो इसकी पक्की है। ऐसा जब तुम्हें देख के बाकी में से भाव आने लगे, अब समझ जाना कि अब सिलेक्शन के नजदीक पहुंच रहे हैं। बाकी तुम्हें देख के कह रहे यार भाई ऐसे नहीं, ऐसे ही कर ले, चल ये तो कर ले, इससे तेरे लिए इतना तो तुझे आना ही चाहिए। अगर ऐसे बोल रहे हैं फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो अब यहां पे देखना, अगला एक क्वेश्चन यहां पे देखेंगे बड़े ध्यान से। ये बेटा हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, इसकी तरफ को मैंने v स्पीड से भागना शुरू कर दिया, तो जो मेरी इमेज की जो स्पीड है वो क्या होगी? इससे एक क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर मैं इस प्लेन मिरर समतल दर्पण की तरफ को v स्पीड से चलूं, यानी कि इसकी तरफ को 2 कदम रखूं, मान लो 1 2, तो क्या होगा? तो मेरी इमेज भी मेरी तरफ को चलेगी। भाई आपको पता ना, जितना आप नजदीक जाओगे मिरर के, इमेज भी नजदीक आएगी, क्योंकि जितना आगे हम होते हैं मिरर से, इमेज उतना ही पीछे बनती है। तो भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम मिरर की तरफ v स्पीड से चलें तो इमेज की स्पीड क्या होगी? तो उसमें रट्टा मत मार लेना, किताब में पढ़ गए कि 2v हो जाएगी। 2 तरह के आंसर बन सकते हैं इसमें, आपको वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन ही आए कि एक व्यक्ति एक वस्तु दर्पण की तरफ v स्पीड से चली तो इमेज की स्पीड कितनी होगी। तो आपको देखना पड़ेगा वो किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर वो कहे एक व्यक्ति दर्पण की तरफ v चाल से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है, तो इस इमेज की स्पीड दर्पण के सापेक्ष कितनी होगी? मिरर के रेस्पेक्ट में तो बेटा v होगी। और आप मिरर तो फिक्स है, रुका हुआ है, आपने मिरर की तरफ को 3 कदम रखे, तो आपकी इमेज भी तो मिरर की तरफ को 3 ही कदम रख रही है। तो अगर आप मिरर की तरफ को v स्पीड से भागेंगे तो इमेज की स्पीड अगर वो दर्पण के सापेक्ष पूछेगा, दर्पण के रेस्पेक्ट में पूछेगा, तो v ही आएगा आंसर, 2v नहीं आएगा।
अब 2v कब आता है उसे समझो। जैसे आप सभी को पता है, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे साथ ये आकाश इधर खड़ा है, मैं इधर को भाग रहा हूं 60 की स्पीड से, है ना, और ये आकाश मेरे साथ भाग रहा है 40 की स्पीड से। अगर मैं भागते भागते से पूछूं, हाँ भाई मेरी स्पीड कितनी है, ये कहेगा गुरुजी आपकी स्पीड तो 20 है। मैं कहूँ पागल है, मैं तो 60 से भाग रहा हूं, इतनी मेहनत करके तो स्पीड इतनी बनाई है। ये कहेगा भले ही आप 60 से भाग रहे हो, पर 40 से मैं भी तो भाग रहा हूं। तो 60 से मैं भाग रहा था, 40 से भाग रहा था, तो 60 में 40 तो इसने कवर कर ली, इससे तो मेरी स्पीड 20 ही दिखेगी। इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, आपने पढ़ा होगा मैथ में, ट्रेन वाले चैप्टर में। लेकिन अगर हम अपोजिट भाग रहे हो तो अब इसे मेरी स्पीड दिखाई देगी 100, 60 प्लस 40 100, तो अपोजिट में स्पीड जुड़ते हुए दिखती है और सेम में घटते हुए दिखती है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं 20 स्पीड से भाग रहा हूं तो मेरी इमेज भी 20 स्पीड से भागेगी। अब दोनों में अपोजिट भाग रहे हैं। अगर पेपर में यह क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति v चाल से 20 स्पीड से दर्पण की तरफ भाग रहा है, तो इस स्पीड की जो इस इमेज की जो स्पीड है वो इस व्यक्ति को कितनी लगेगी। भाई व्यक्ति भी मोशन में है और ये इमेज भी मोशन में है, दोनों अपोजिट में, तो जुड़ते हुए 2v लगेगी। तो अगर आप v स्पीड से दर्पण की तरफ भाग रहे हैं तो इमेज की स्पीड v ही होगी दर्पण के सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष, और डबल हो जाएगी किसके सापेक्ष, व्यक्ति के जो भाग रहा है उसके सापेक्ष। पूछे दर्पण से कितनी दूरी पर रहना चाहिए, कितनी दूरी पर हो सकते हो आप। दर्पण से आप 1 किलोमीटर दूर हो, आपकी इमेज भी 1 किलोमीटर पीछे है सौरभ, और आप 20 की स्पीड से भाग रहे हो, तो इमेज की स्पीड दर्पण को तो 20 ही दिखेगी। जितने कदम आपने रखे दर्पण की तरफ उतने ही रखे किसने, इमेज ने भी रखे दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ। लेकिन इमेज की स्पीड मेरे लिए कितनी है, जो मैं भाग रहा हूं, भागते हुए व्यक्ति के लिए कितनी है, 2v। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, मैं इसे डिटेल में लिखवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहां देखना, लिखेंगे if an object moves towards a plane mirror, if an object moves towards a plane mirror with a speed v, comma, the relative speed of image will be v with respect to mirror and 2v with रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखेंगे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल v, तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल v, जबकि व्यक्ति के सापेक्ष चाल, जबकि वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। बात समझ में आई सभी को? ऑब्जर्वर बाहर से देखेगा तो उसके लिए तो वही है v और v। जैसे मान लो कि मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं, एक मिरर है ना, और मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं, मैंने देखा कि एक व्यक्ति 3 कदम इधर को रख रहा है, तो उसकी इमेज भी 3 कदम इधर रख रही है। तो मनीष जो बाहर ऑब्जर्वर है उसे अगर व्यक्ति की स्पीड 3 है तो इमेज की स्पीड भी उसे 3 ही लगेगी। वो तो मिरर की तरह काम करेगा ना बाहर वाला ऑब्जर्वर, तो भाई मिरर की तरफ 3 कदम रखे तो इमेज ने भी 3 रखे। तो व्यक्ति के लिए जो बाहर से खड़ा होकर देख रहा है, जो बाहर खड़ा हुआ है, या जो मिरर है, उसके लिए अगर व्यक्ति की स्पीड भी तो इमेज की भी, लेकिन भाग रहा व्यक्ति जब अपनी ही इमेज को देखेगा उसके लिए 2v है। जो व्यक्ति भाग रहा है वो भागते भागते अपनी इमेज को देख रहा है, उसे देख रहा है मैं 12 से भाग रहा हूं, पर उसे इमेज लगेगी 24 से, क्योंकि जब वो जितना आगे बढ़ेगा इमेज भी उतनी आगे बढ़ेगी, तो उसे लगेगा बहुत जल्दी दूरी तय हो गई।
तो उसे अपनी इमेज की स्पीड डबल लगेगी। ठीक है, तो ये बच्चा कह रहा है अगर किसी एंगल पर मूव करने पर सेम होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एंगल पर है तो उसके आपको दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट में तो रिलेटिव जीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है राकेश, उसमें फिर वही जुड़ जाएगा भाग रहे व्यक्ति के लिए। दो कंपोनेंट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने ये मिरर ले लिया ऐसे, ये हमें जरूरत नहीं है इसमें ना, कोई हम कोई ऐसा नीट विट की तैयारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना। मान लो कि कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे भाग रहा है और मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसके दो कंपोनेंट कर लेना जितने एंगल भाग रहा है ये। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ये वाला कंपोनेंट अपोजिट आएगा तो इसमें जुड़ जाएगी, है ना। तो दो कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट में रिलेटिव जीरो हो जाएगी और इसमें जुड़ जाएगी भाग रहे व्यक्ति के लिए। अच्छा, हमारे पास फिर से क्या हुआ है, वस्तु के सापेक्ष v, है ना, चाल, और सॉरी दर्पण के सापेक्ष v, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ भी चल तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष लिखना था भाई यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल v, जबकि वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने हिंदी में, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में पढ़ लूं। ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद स्पीड v, द रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विल बी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इंग्लिश में सही है, टू वी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वस्तु दर्पण की तरफ भी चाल से चलना प्रारंभ कर दे, प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल v होगी, जबकि वस्तु टू वी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अब इसका आपको आंसर देना है एक क्वेश्चन का, इसे थोड़ा ध्यान सुनना, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक मिरर की तरफ को भाग रहा हूं, ध्यान सुनना, मैंने एक लड़का एक दर्पण की तरफ भाग रहा है, एक लड़का एक दर्पण की तरफ भाग रहा है, और उस लड़के को अपनी जो इमेज है उसकी स्पीड अगर 7 मीटर पर सेकंड लग रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि लड़का मिरर में भागते भागते देख रहा है और उसे अपनी इमेज की स्पीड लगी 7 मीटर पर सेकंड, तो लड़का कितनी स्पीड से भाग रहा होगा, ये आपको बताना है। अगर कोई लड़का दर्पण की तरफ, अगर कोई लड़का दर्पण की तरफ भागते हुए उसे लगे कि उसकी इमेज 7 मीटर पर सेकंड से भागते हुए आ रही है, तो आपको बताना है अगर उसे अपनी इमेज 7 मीटर पर सेकंड से लग रही है तो लड़का खुद कितनी स्पीड से भाग रहा होगा। रोहित का गलत है, बाकी सबका ठीक है अभी तक। काशी, रामपाल, सौरभ, सुमित का गलत है, अरिजीत का गलत है, अशोक, रघुनंदन का गलत, सुमित का गलत है, मनोज, इन सबका गलत है। हम्म, जितने बच्चे लिख रहे हैं 14 उनका बिल्कुल गलत, जो लिख रहे हैं 3.5 उनका सही है, 7 वालों का भी गलत है। भाई क्वेश्चन दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, एक लड़का एक मिरर की तरफ भाग रहा है, उसे लगा कि उसकी इमेज 7 की स्पीड से भागते हुए आ रही है, तो भागने वाले को अगर अपनी इमेज की स्पीड 7 लगी है तो भैया खुद 3.5 से भाग रहा होगा ना। अभी तो मैंने बताया अगर मैं v से भागूंगा तो मुझे अपनी इस इमेज 2v से भागते हुए लगेगी, तो अगर मैं जब 3.5 से भागूंगा तभी तो मुझे इमेज की स्पीड 7 लगेगी। इस बार मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार मैंने क्या पूछा कि मैं मिरर की तरफ भाग रहा हूं, अगर इमेज की स्पीड 2v लग रही है तो मेरी कितनी होगी v। भाई अगर मेरी स्पीड v हो तभी तो मुझे इमेज की 2v लगती है, मेरी 3.5 होगी तभी तो मुझे इमेज की 7 लगेगी, तो मुझे इमेज की 7 लग रही है तो मेरी खुद की 3.5 रही होगी। भाई भाग रहा है व्यक्ति के लिए तो आपको पता अगर भाग रहा v से है तो इमेज 2v से लगेगी। तो जितने में 14 लिखा 7 लिखा उन सबका गलत है, बात समझ रहे हो। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास में मिरर है,
मैं इसकी तरफ को भाग रहा हूं, मुझे अपनी स्पीड नहीं पता, पर मुझे अपनी इमेज की स्पीड लग रही है 7 मीटर पर सेकंड। तो मुझे अपनी इमेज की स्पीड 7.5, सॉरी मुझे अपनी इमेज की लग रही है 7, तो मुझे अपनी इमेज की 7 लगी तभी सकती जब मैं 3.5 से भाग रहा हूँ। तो अगर मेरी 3.5 होगी तभी तो मुझे इसकी 7 लगेगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। रमन भाई तुम्हारा ठीक था, परेशान मत हो, है ना। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन बड़ा फेमस, एक क्वेश्चन आता है पेपर में प्लेन मिरर से। वो आपसे कहता है कि भाई हमारी एक व्यक्ति है, इसकी हाइट h है, इसकी इमेज की हाइट भी कितनी है बेटा, h है ना। यहां बड़े ध्यान से समझना बात को सभी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 6 फीट का हूं, अभी मेरे साथ समस्या क्या है कि इवन घर का छोड़ो, हमारे सामने यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। जब मैं इसके सामने गया, इसमें तो सही बन गया माहौल, थोड़ा थोड़ा सा सही से बन रहा है। हाँ देखो, और मान लो कि हमारे घर में दिक्कत क्या है अभी, कि जो मिरर लगा हुआ है ना वो थोड़ा छोटा लगा हुआ है, इतना सा लगा हुआ है। उसके सामने जब मैं ब्रश करता हूं ना सुबह को, तो ब्रश करते समय समस्या क्या आती है कि मुझे उसमें अपनी केवल इतनी ही इमेज दिखती है। मैं चाह रहा हूं कि यार एक ऐसा मिरर लेके आते हैं, एक ऐसा दर्पण लेके आते हैं कि जब मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊं तो मुझे उसके अंदर अपनी पूरी इमेज दिखाई दे। तो अगर मैं 6 फीट का हूं और मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है, तो मुझे कम से कम कितनी लंबाई का मिरर दीवार पे लगाना चाहिए ताकि मैं अपनी जो है पूरी इमेज देख सकूं। ये क्वेश्चन आता है ना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबको आंसर भी पता होगा इसका। तो 6 फीट के व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए क्या करना चाहिए? कोई नहीं, गणपति आप करो। अगर देखो आपको, आप 6 फीट के हैं और आपको अपने पूरी की पूरी इमेज मिरर में देखनी है ना, तो 6 फीट के व्यक्ति को 6 फीट के मिरर की जरूरत नहीं। देखो एक ने तो 12 फीट ही कर दिया। कौन था धुरंधर? ये रोहित। 6 फीट के व्यक्ति को अगर अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो 3 फीट के मिरर में ही देख सकता है वो, 6 फीट की जरूरत नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो 3 फीट का मिरर लगाना कैसे है दीवार पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि आप 6 फीट के व्यक्ति हो, 3 फीट का मिरर लेके तो आ गए हो और उसे आपने लगा दिया बिल्कुल यहाँ नीचे जमीन से चिपका के, यहाँ 3 फीट पे, तो इमेज पूरी नहीं दिखेगी। या 3 फीट कहां लगा दिया, टांड पे ऐसे लगा दिया तो नहीं दिखेगी। उसे लगाने का एक तरीका है, ये नहीं कि बस अपने एक रट्टा मार लिया किताब में से पढ़ के 6 फीट का आदमी 3 फीट में पूरी इमेज देख सकता है। 3 फीट का घर में लेके आ गया और दीवार पर कहीं भी चिपका दिया, और घर वाले फिर गाली दे रहे हैं, भाई 2-4 रुपए फालतू खर्च करके पूरा 6 फीट का ही लिया था, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा मैं कौन सी फिजिक्स पढ़ी तूने। तो वो कैसे लगाएंगे वो बताएंगे, अभी समझेंगे कि 3 आधे में काम हो जाएगा। वो आधे में क्यों हो जाता है और उस आधे को लगाना कैसे है उस पर हम आएंगे क्लास में। पहले लिखेंगे हम, इंपॉर्टेंट लाइन है, टू सी फुल इमेज कोमा मिनिमम टू सी फुल इमेज कोमा मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ। हिंदी में लिखेंगे, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है जो रॉन्ग आंसर दे रहा है रोहित, वो मैं नहीं हूं। ये बड़ा समस्या है ना, जिनके ना बड़े कॉमन से नाम है, जैसे रोहित हो गया, अमित हो गया, है ना, रवि, इस तरह के जो नाम है, ये कई बच्चे होते हैं क्लास में, गलत किसी और का हो जाता है और ऑफेंड कोई और हो जाता है। हाँ, मिरर को मूव कर सकते हैं हम, लेकिन मिरर को मूव करने वाले क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे क्लास में, इसमें हमें जरूरत नहीं है। आप चाहो तो निकाल सकते हैं मिरर वाला भी,
कि इमेज की जो स्पीड होती है ना वो 2vm माइनस वी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पर मिरर मूव करने वाला मैंने जान पूछ के नहीं कराया, क्योंकि हमारा जो जनरल साइंस वाले पेपर होते हैं ना उसमें मिरर मूव करने वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है कि मिरर को मूव कर रहे हैं। इवन मिरर भी मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकते हैं, तो इमेज की स्पीड क्या होगी। वो मैंने कहा ना जैसे नीट विट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे पेपर के लिए जरूरत नहीं है जनरल साइंस के लिए ना। तो उससे क्या हो, कंटेंट केवल बढ़ता चला जाएगा, तो कोई मास्टर तो तुम्हें बनना नहीं है। सारे केस कर सकते हैं उसमें, जरूरी नहीं कि खाली ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, ऑब्जेक्ट भी मोशन में हो, मिरर भी मोशन में हो, तब भी निकाल सकते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि जो पूर्ण प्रतिबिंब जो है इसकी जो लंबाई है, वो मैंने कहा कि अगर आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो अगर आप जितनी भी आपकी लंबाई है अगर उससे आधी लंबाई का भी अगर आप मिरर लेके आ गए तो उसके अंदर कैसे देख पाओगे। ठीक है, यहां देखना ध्यान से। देखो अगर आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है, ये पूरी इमेज आपको अपनी देखनी है, फुल पूरी इमेज, हो सकता है जो आपको शायद अगर कंप्लीट नोट्स मिले हो ना, अगर उसमें लिखा होगा मिरर मूव करने वाला है, उन्हें स्किप कर देना राकेश। वो बहुत पुराने, जब मैंने किसी बैच में पहले करा देता था, फिर मैंने देखा वो पिछले 5-7 साल में किसी पेपर में नहीं आता मिरर मूव करने वाला, तो फिर मैंने उसे बताना बंद कर दिया। तो बहुत पुराने नोट्स में हो सकता है कि लिखा मिल जाए तुम्हें। ठीक है, सर मेरा नाम अमाना उल्लाह है, अमानुल्लाह है, पर एमडी लिखा है क्यों? क्योंकि तुमने एमडी लिखा हो उसमें ना, अपने आप से नहीं लिखता वो कंप्यूटर। यहाँ देखो अब बेटा जब आपको ये पूरी इमेज देखनी है तो पूरी इमेज आपको कब दिख सकते हैं अपनी, अगर आपको अपनी इमेज के पैर, अपनी इमेज के जो पैर हैं और सर अगर दोनों बिल्कुल एक साथ दिख जाएं तो फिर पूरी इमेज तभी तो मान जाए भाई। कोई आदमी आपको पूरा दिख रहा है, उसका पैर और सर अगर आपको एक साथ दिख रहे हो तो बीच का हिस्सा तो दिखेगा ही। तो अगर मुझे अपनी जो इमेज है, अगर ये पूरी इमेज का सर ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट अगर एक साथ दिखे तो यानी कि मुझे अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी। और कोई चीज हमें कब दिखती है, जब उससे चलने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए। तो अगर यहाँ पे इस वाले पॉइंट से चलने वाली लाइट मेरी आंख पे पहुंच जाए और इस पॉइंट से चलने वाली लाइट अगर मेरी आंख पे पहुंच जाए तो यानी कि मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज दिख जाएगी। यानी अगर मुझे अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो आप बड़े ध्यान से देखना, तो मुझे केवल इतने बड़े मिरर की आवश्यकता है। इतने बड़े मिरर में ही ये मुझे अपना सर भी दिख रहा है, आंख भी दिख रही है, गर्दन भी दिख रही है, पेट भी दिख रहा है, घुटने भी दिख रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा भी दिख रहा है, पंजे भी दिख रहे हैं। यानी जो ऊपर जो मिरर है ये फालतू है, केवल छत दिखाएगा आपको। जो नीचे वाला मिरर है ये भी फालतू है, आसपास का फर्श दिखाएगा, फर्श दिखाएगा ये। यानी अगर इस व्यक्ति को अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है तो इसकी इमेज का पूरा हिस्सा दर्पण के केवल कितने भाग में एडजस्ट हो पा रहा है, इतने में, इतना और इतना तो एक्स्ट्रा, यानी कि सब पूरे मिरर की जरूरत नहीं है। अच्छा अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट आधा ही है, ये हमें पता कैसे चला? इसके लिए आप चाहो तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्री में देखो आपको टीचर सर ने पढ़ाया होगा, जिन भी टीचर से आप पढ़े होंगे, ज्यादातर बच्चे तुम्हें लग रहा है तो राकेश सर से पढ़े होंगे या फिर गगन सर से पढ़े होंगे, है ना, या किसी से पढ़े हो तो इनसे तो एक बार बच्चा पढ़ता ही है। यहाँ देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, तो सर आपको बताएंगे ज्योमेट्री में, अगर आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है और इस ए बी का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई, है ना, तो आप बेटा इस डी और ई को मिला दो। तो जो इन मिड पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो जो डी ई है ये बीसी के होगा पैरेलल, समानांतर, ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में, डी ई और बीसी पैरेलल। और साथ में ये डी जो होता है ना बीसी का ठीक आधा होता है। अगर मान लो कि 6 मीटर है तो कितना बनेगा, 3 मीटर बनेगा। ये 2 है तो ये 1 बनेगा। पढ़ा हुआ ना आपने, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी आपने। तो एक ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट को मिला दें, एक ट्रायंगल एबीसी में ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, डी को मिलाएंगे आपस में पैरेलल भी होंगे और साथ में बीसी से ये डी आधा भी होगा। जो डी होता है वो हाफ होता है बीसी के। ये बहुत फेमस थ्योरम है ज्योमेट्री में, ये नहीं आती तो नहीं, ज्योमेट्री नहीं आती तुम्हें, अब बस हमारा काम हो गया। यहां देखना, ये बेटा मिरर्स हम जितना आगे खड़े होते हैं इमेज बनती है उतना ही पीछे, यानी कि मिड पॉइंट बन गए। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को आपस में मिला दो, यानी एक तो जो है आपस में पैरेलल है, दूसरा अगर ये व्यक्ति 6 फीट का है तो ये कितना का होगा, 3 का। अगर व्यक्ति की हाइट h है तो मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, h/2। ठीक, तो आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इतना भयंकर रट्टा मार लेते हैं, टीचर को पता है कि वो रट्टा मार के आ रहा है बच्चा, तो इस बात का फायदा उठाएगा वो। हाँ, इसे आप चाहो ना वो सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, मैंने एक बेसिक सा तरीका बताया, ये 2 ट्रायंगल बना के सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं आप, इसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के भी हो जाएगा। वो बात बिल्कुल सही है आपकी। देखो अब यहाँ पे देख रहे बच्चे रट्टा क्या मार लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बहुत बार आ गया, बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि व्यक्ति जितना बड़ा, मिरर की लंबाई जो होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक बात है,
है ना, बिल्कुल सही बात है ये। अब उसने पेपर में एक गेम क्या खेला, उसने ये पूछा अगर व्यक्ति की हाइट h है तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी हाइट क्या होगी। बच्चे सब याद ही लिख आ रहे हैं, अरे प्लेन मिरर तो सेम हाइट की इमेज बनाता है। अगर पेपर में ध्यान समझना, वो कहे व्यक्ति 6 फीट का तो इमेज कितने फीट की बनेगी, 6 फीट की ही बनेगी, पर वो इमेज पूरी दिख जाए उसके लिए दर्पण क्या होना चाहिए, 3 फीट का। समझ मारी बात है। मैंने कहा मैं भाई 5 फीट का हूं, मैं एक मिरर के सामने आके खड़ा हो गया तो मेरी इमेज प्लेन मिरर में क्या बनेगी, 5 फीट की ही बनेगी, पर वो इमेज पूरी दिख जाए तो उसके लिए दर्पण कितना चिपकाऊं दीवार पे, 2.5 फीट का। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये तुक्के मार के आधे आधा ही दिखता रहे तुम्हें पेपर में कि ये इतनी बार आ गया तो भैया आधा ही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अलग है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है, पर वो ऊंचाई पूरी दिख जाए तो मिरर लंबाई का होना चाहिए हाफ। इसमें आप थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान के लिए बता देता हूं कि घर में कभी अगर आपने ज्यादा फिजिक्स घर वालों के सामने, ज्यादा फिजिक्स पढ़ना भी ना कई बार नुकसानदायक हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे गेट बने हुए हैं ये दरवाजे, तो जो इसमें जो कारपेंटर था उसने ज्यादा फिजिक्स पढ़ ली और उसके ज्यादा फिजिक्स पढ़ने के चक्कर में यहाँ हर 4-5 दिन में किसी ना किसी के हाथ में चोट लग जाती है। उसने क्या कर रखा है, ये दरवाजा है तो आपको पता है कि दरवाजे में जो हैंडल होता है ना, वो जो कब्जे लगे होते हैं इनसे इनके मिड पॉइंट से अधिक दूर होना चाहिए। तो जितना दूर हम पढ़ेंगे आगे चल के इसे, जितना दूर हैंडल होगा तो हम इजीली दरवाजा खोल पाएंगे। वो भाई इतना ज्यादा भावुक हो गया हमारे यहाँ पे जिसने एक दरवाजा बनाया है ये, उस दरवाजे में बिल्कुल यहाँ पे चिपका दिया उसने, बिल्कुल यहाँ पे हैंडल। अब यहाँ पे से मान लो गेट है, यहाँ पे गेट बंद होता है और यहाँ से भी पकड़ के खोलते हैं ना, तो इतना ज्यादा चिपका दिया उसने, कई बार यहाँ उंगली फंस जाती है हमारी। तो ये ठीक है, फिजिक्स कह रही है कि दूर होना चाहिए, पर इतना भी दूर मत बनाओ भैया कि प्रैक्टिकली आम जीवन में वो उसे उतारना मुश्किल हो जाए। बहुत उंगली फंसती है यहाँ पे, 2-3 बार तो मेरे साथ हो चुका काम ये। वो जो गैप हो यहाँ से बिल्कुल, तो कभी दूर तो रखो पर भाई इतना तो रखो कि थोड़ा सा यहाँ को कर लो यार, ताकि यहाँ पकड़े तो आराम से खुल जाए। बिल्कुल भाई ने उसने यहाँ चिपका दिया। अब यहाँ देखो, ऐसे आपने ज्यादा फिजिक्स पढ़ ली, आप 3 फीट का मिरर लेके आगे, 6 फीट के थे, उसे दीवार पे कैसे लगाना है वो सीख लो, वरना वो 3 फीट के भी पैसे खराब हो जाएंगे। ये बेटा हमारे पास मान लो कि दीवार है, इसे मिरर चिपकाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये मान लो कि मैं हूं, तो सबसे पहले आपको ये मान लो फर्श है जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपनी लंबाई पता करनी है कितनी है। ये आपका सर है, ये आपके पैर हैं। तो मैंने देखा भाई मेरी लंबाई मैंने चेक की, मान लो मेरी लंबाई आई 180 सेंटीमीटर। तो मुझे पता चल गया कि मिरर लेके आना है 90 सेंटीमीटर का, इसकी लंबाई का आधा। अब ये आधा लंबाई का मिरर लगाएंगे कैसे वो समझो। ये मेरा सर है, मेरे पैर है, मान लो यहाँ कहीं मेरी आंख है। अब मैं चेक करूंगा कि जो मेरी लंबाई है 180 सेंटीमीटर, इस 180 सेंटीमीटर में आंख के नीचे लंबाई कितनी है और आंख के ऊपर कितनी है। तो मान लो कि आंख से नीचे मेरी लंबाई है 160 सेंटीमीटर की, तो आंख से ऊपर कितनी बचेगी, 20 सेंटीमीटर की। ये तो होगा भाई, टोटल लंबाई मेरी 180 है, तो आंख के नीचे कितनी, 160, तो आंख के ऊपर 120। अब देखो जब आप दीवार पे मिरर चिपकाओगे, उससे बड़े ध्यान समझना, अगर मेरी हाइट का मिरर डबल होगा देन डबल हाइट का इमेज बनेगा क्या। क्यों, चाहे आप पूरे 50 फीट का मिरर ले आओ, प्लेन मिरर में जितने बड़े हो उतने बड़े दिखोगे। बस ये कि ज्यादा बड़ा मिरर ले आओगे तो पीछे का बहुत बैकग्राउंड भी दिख जाएगा। गजब बात कर रहे हो तुम। यहां देखो, अब आप अच्छे समझना, ये बेटा ये मेरा सर है, ये मेरी आंख है, तो मेरे सर और आंख के बीच में कितनी लंबाई है, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा मुझे दीवार पे जो मिरर चिपकाना है ना, वो मिरर मुझे ऐसा चिपकाना है कि जो मिरर जब मैं उसे दीवार पे लगाऊं तो मिरर क्या हो, मेरी आंख से ऊपर टोटल लंबाई 20 सेंटीमीटर की है, तो मिरर की लंबाई जब लगे वो मिरर की लंबाई आंख से ऊपर दीवार पे होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी मिरर मुझे ऐसे चिपकाना है कि वो मिरर जो है, जैसे ये दीवार है, इस दीवार मैंने निशान लगा लिया कि यहाँ पे मेरा सर बन रहा है, यहाँ पे मेरी आंख बन रही है, यहाँ पे मेरे पैर थे। तो यहाँ पे देखो, तो यहां से तक की लंबाई 20 थी, तो मिरर मुझे दीवार पे ऐसे लगाना है कि वो मिरर मेरी आंख से ऊपर जो मैंने निशान बनाया उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर रहे। नीचे लंबाई कितनी है, 160, 160 का आधा कितना होगा, 80 सेंटीमीटर। यानी मिरर मुझे ऐसे चिपकाना है दीवार पे। बात समझ में आ रही है सभी को। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मैंने यहाँ पे एक निशान बनाया सर के पास, एक निशान बनाया मैंने आंख के पास, ये मान लो कि ये मेरे पैर है यहाँ पे। जब मैं एक मिरर लेके आऊंगा मार्केट से, ऐसे मिरर लेके आया, ऐसे दीवार पे लगाना है, तो मैं देखूंगा कि आंख और सर के बीच में लंबाई कितनी है मेरी, 20। तो आंख से ऊपर सर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो मिरर ऐसे लगाना है कि मिरर आंख से ऊपर 10 सेंटीमीटर तक हो, यानी मिरर की शुरुआत यहां से होनी चाहिए। और नीचे फिर क्या करेंगे, अगर नीचे कितनी लंबाई बन रही थी, 160, 160 का आधा कितना होगा, 80। तो मिरर दीवार पे ऐसा लगाऊंगा कि जो मैंने यहाँ पे निशान बनाया था ना, ये आंख थी और ये मेरा सर था, तो आंख से ऊपर टोटल लंबाई 20 है तो मिरर जाना चाहिए 10, और आंख से नीचे टोटल लंबाई थी 160 तो मिरर जाना चाहिए 80। तो अगर ऐसे मिरर लगाएंगे आप दीवार पे, तो आप इसके नजदीक खड़े हो, दूर खड़े हो, कहीं भी खड़े हो,
आप इस मिरर के अंदर अपनी पूरी की पूरी लंबाई देख पाएंगे कहीं भी खड़े हो। अब तो बाई डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, और ये मिरर बाई डिफॉल्ट ऐसे लगा हुआ है कि ये जो लगा हुआ है ना, मैंने जहां पे मेरा सर होगा और मेरी आंखें होंगी, तो सर और आंख और नीचे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी रेशियो बना हुआ है यहाँ पे बाई डिफॉल्ट। तो इसलिए मुझे उसके अंदर मिरर मेरी लंबाई से कम है और लगभग लगभग हल्का से फर्क है, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे है बाई डिफॉल्ट ये, तो मुझे लगभग अपनी पूरी लंबाई दिख रही है। यहाँ पे सामने एक मिरर लगा हुआ है, तो अगर आपकी जो भी लंबाई हो उस लंबाई का आधी लंबाई का मिरर लेके आना है। उसे चिपकाना कैसे दीवार पे मैंने बता दिया। सबसे पहले दीवार के पास जाना, जहां पे आपका सर है वहां पे एक पेन से एक निशान बना देना, पेंसिल से। जहां पर आपकी आंख है वहां पे एक निशान बना देना, और नीचे तो जरूरत ही नहीं, फर्श पर तो आप खड़े हैं ही। तो फिर आप देखना कि आंख से ऊपर आपकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो मिरर जहां पे आपने आंख वाला निशान बनाया था ना, मिरर उससे ऊपर 20 सेंटीमीटर रखना है। और आंख से नीचे यहां तक की लंबाई अगर आपकी मान लो कि 150 थी, तो मिरर नीचे आना चाहिए, आंख से नीचे आना चाहिए 75 सेंटीमीटर, और ऊपर 20, और उसे मिरर लगाएंगे, पूरी लंबाई दिखेगी। ठीक है, अरे हाँ या ना, ये पता चला, ये समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो प्लेन मिरर के बारे में आज की क्लास में हमने कितने पॉइंट ऐड किए अभी तक। अगर कोई मेरे से कह दे कि मेरी हाइट h है, तो जो मेरी इमेज बनेगी उसकी हाइट भी कितनी होगी, h। अगर मुझे इमेज पूरी देखनी है तो जो मिरर मुझे दीवार पे चिपकाना है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, h/2। इसके अलावा क्या देखा, अगर मैं v स्पीड से भागूंगा तो इमेज की स्पीड v होगी, किसके, दर्पण के रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं v स्पीड से भाग रहा हूं, इमेज की स्पीड होगी 2v, किसके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में। इसके अलावा मैंने क्या बताया, अगर आप मिरर से 6 मीटर आगे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी 6 मीटर पीछे बनेगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सीधी है, आभासी है, और क्या, लिटरली इन्वर्टेड है, यानी दाएं का बायां दिखेगा, बाएं का दायां दिखेगा। एक हमने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन है वो +1i, कैसे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, उससे आई। ठीक है, और इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा, कुछ छोटा मोटा और कुछ पढ़ा होगा तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, इतना तो पढ़ा ही है। कितने मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, अगर वैसे मिरर दीवार पर लगाओगे, नजदीक खड़े हो, दूर खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, इमेज पूरी दिखेगी। जो तरीका बताया गया ना, ये इस तरीके में अब डिस्टेंस इररिलेवेंट है। जो मैंने कहा कि भाई आंख से लेकर सर तक अगर आपकी लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर की है, और मिरर आपने ऐसे लगाया कि आंख से ऊपर 10 सेंटीमीटर है दीवार पर, है ना, और आंख से नीचे आपकी लंबाई 160 है, तो मिरर कितना है, 80 है। अगर इस तरीके से अगर आपने मिरर को लगाया है, जो तरीका मैंने बताया, अब आगे हो पीछे हो कहीं भी खड़े हो, कोई मतलब नहीं उस बात से। ठीक है, और कोई, अरे आगे बात समझ में आया तक कि सभी को, हाँ या ना। आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं कैरेबल के स्टूडियो से। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं है आज की क्लास में, अगली क्लास में इनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ये खुला गया अभी इसमें, चलो एक क्वेश्चन में देखता हूं, आज के लिए इतना ही रहने दें। एक बच्चा कह रहा है गणपति, तुमने अगर तुम्हारे पास भेजी होगी ना कि पिछली क्लास में अगर ये PDF, तो अभी सेंड करके प्रैक्टिस सेट 2 या 3 के नाम से आएगा, देखना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान है पर ये कंफ्यूज करता है ना जल्दीबाजी में। हाँ मिल गया, चलो मैं अभी खुला ओपन है तुम्हारा ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बच्चों से। चलो एक क्वेश्चन करके चले जाएंगे ना। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता रखा है, रोहित अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है। टेलीग्राम पे आप सर्च में लिखेंगे अंकुर सर फिजिक्स, उसमें 5-6 चैनल खुल जाएंगे। जिस चैनल में 25.3 हजार बच्चे हों उसे ज्वाइन कर लेना। चलो एक क्वेश्चन करना, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पर मुझे पता है कि तब भी क्लास में कम से कम 8-10 बच्चे तो उसका आंसर गलत देंगे, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिस करने में बस यही फर्क है कि सिली मिस्टेक होना बंद हो जाती है। ये क्वेश्चन देखना, ये पहले से है इसमें PDF, नंबर ऑफ इमेज कल बताएंगे, नंबर ऑफ इमेज भी आएंगे कल से। रिफ्लेक्शन को हम खत्म करेंगे, ये करो।
एएलपी का पेपर कब है? जुलाई वुलाई में है ना पेपर, तो अभी अप्रैल मई जून अभी है टाइम। ये क्वेश्चन करना। मान लीजिए कि आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार क्या होना चाहिए कि आप उसमें अपने पूरा प्रतिबिंब देख सके? क्वेश्चन नंबर 2। लाइव में पिच चल रही है क्लास। देखिए, अरविंद ने कर दिया गलत, प्रिंस ने भी कर दिया गलत। शुरुआत ही गलत होगी 2 बच्चों की, विक्की, रोहित, सौरभ, मनोज में से मनोज गलत है, बाकी का ठीक है। मुकेश, रामपाल, रवि का ठीक है। देखो, मैंने कहा था ना कि ये दिक्कत होती है, बच्चा पढ़ के जा रहा है, आंसर पता तब भी गलत कर दे रहा है, लैंग्वेज में फंस गया। उसने कहा कि मान लो आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़े हैं। बेटा, आपकी समतल दर्पण से दूरी 1 मीटर दी है। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी लंबाई 1 मीटर है। उसने थोड़े ना कहा कि तुम 1 मीटर लंबे हो तो मिरर की लंबाई क्या होनी चाहिए? आधे मीटर की, थोड़े ना कहा उसने। आंसर सी है इसका। यहां देखो, ये प्लेन मिरर है, आप इसके आगे 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। आप इससे 1 मीटर दूर खड़े हैं तो बस इसका यह मतलब है कि इमेज भी 1 मीटर पीछे बनेगी। अब 5 मीटर आगे खड़े होते इमेज 5 मीटर पीछे बनती। दूरी तो इंपोर्टेंट है ही नहीं। इंपोर्टेंट क्या है? व्यक्तिगत हाइट कितनी है? h है। तो जो मिरर की लंबाई चाहिए वो आपकी लंबाई की आधी चाहिए। तो सी इसका ऑप्शन सही है ना। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है ना, जल्दीबाजी में, पेपर के प्रेशर में, जैसे खुशबू, राहुल भी गलत कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं, अच्छा मिरर की लंबाई क्या होनी चाहिए, और उन्हें 1 मीटर दिखता है बस। क्योंकि हम पेपर में इतने परेशान रहते हैं कि हम पूरी क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, हमें केवल झलक दिखती है। अगर हमारा पढ़ा हुआ पैटर्न से क्वेश्चन आ गया, हमें दिखेगा मिरर की लंबाई कितनी, 1 मीटर, हमें क्या लगेगा कि व्यक्ति 1 मीटर का दे रखा है तो मिरर की लंबाई आधे पे टिक मार देंगे हम। वे 1 मीटर व्यक्ति की लंबाई है ही नहीं, व्यक्ति 1 मीटर आगे खड़ा है। आज तुम्हारा पहला क्लास है तो पहले पीछे क्लास देखो आकाश से ना, तब आना लाइव क्लास में। अभी तो ये ऑप्टिक्स बहुत दिन तक चलेगा। कल रिफ्लेक्शन खत्म करेंगे हम, केवल रिफ्रैक्शन अपवर्तन होगा इसके बाद कई क्लास में खत्म। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सोनू, तुम्हारे सारे ठीक है, आंसर बढ़िया आज के। रामचंद्र, संतोष, अरविंद, खुशबू, बढ़िया, बाय।